नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। नौवीं कक्षा हिंदी कुमार भारती। दूसरी इकाई वसंत वर्षा। वसंत वर्षा यह पद्य विभाग है और वसंत वर्षा के रचनाकार हैं पद्माकर भट्ट। और ये आपकी पाठ्य पुस्तक कुमार भारती। कक्षा 8वीं तक आपने बाल भारती पढ़ी, अब कक्षा 9वीं से हम पढ़ रहे हैं कुमार भारती। तो सबसे पहले हम जानते हैं कवि पद्माकर भट्ट जी के बारे में कुछ जानकारी। पद्माकर भट्ट जी रीतिकालीन कवियों में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। आपने कल्पना के माध्यम से शौर्य, श्रृंगार, भक्ति, प्रेम, मेलों, उत्सवों, युद्धों और प्राकृतिक सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। आपकी रचनाओं में अलंकार सहज ही प्रचुरता से दिखाई देते हैं। संस्कृत, प्राकृत और ब्रज भाषा पर आपका प्रभुत्व था। दोहा, सवैया और कवित्व पर आपका असाधारण अधिकार था। दोहा, सवैया और कवित्व ये काव्य लिखने की अलग अलग शैलियां हैं, अलग अलग प्रकार हैं। वसंत वर्षा पद्माकर भट्ट। प्रस्तुत सवैयों में पद्माकर जी ने वसंत और वर्षा ऋतुओं के विभिन्न प्रभावों को छंदबद्ध किया है। इस रचना में, प्रस्तुत पाठ में जो रचना है ये सवैयों में दी गई है। सवैया जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपके छंद का एक प्रकार है और इसके माध्यम से पद्माकर भट्ट जी ने वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु इनके प्रभावों के बारे में बताया है कि इस पूरी सजीव सृष्टि पर इन ऋतुओं का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा मैंने बताया आपको, सवैया यह एक वार्णिक छंद है। इसमें 4 चरण अथवा पद होते हैं। यहाँ पर इस पाठ में, इस वीडियो में हम इस सवैया छंद पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो एक दूंगी मैं आपको। अभी हम इस पाठ में दिए गए सवैयों पर हम बात कर रहे हैं। वार्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण होते हैं। ये सब क्या है, ये हम छंद का जब मैं वीडियो बनाऊंगी तब उसमें हम देखेंगे। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलीन में, कलीन किलकंत है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, हर एक शब्द क से शुरू हो रहा है। ये सुनने में और कहने में कितना अच्छा लगता है। कूलन में नदी के किनारे, केले, केले के वृक्ष, कछार नदी के आसपास का इलाका, कुंज बगीचों में लता की जो झाड़ियां होती हैं, लताओं का बना हुआ झुरमुट जो होता है उसे हम कहते हैं कुंज। क्यारियों में फूलों की क्यारियां जो होती हैं, कलियों में कली, कलीन किलकंत है। यानी कवि पद्माकर जी कहते हैं, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलीन किलकंत है। नदियों के किनारों में, केलों के वृक्षों में, कछारों में, कुंजों में, क्यारियों में, फूलों में, कलियों में, आहा कितना अच्छा लग रहा है ना। सब जगह सुंदर बसंत किलकारी मारता हुआ आया है। अब किलकारी मारते हुए आना मतलब बहुत खुश होना। आपने देखा होगा कई जो है छोटे बच्चे जो होते हैं, जो बोल नहीं पाते, ऐसे बच्चे कभी कभी जब उनको आप ऐसे गुदगुदी कर दो या कैसे ही कुछ छू दो तो जोर से किलकिला के हंसते हैं एकदम से। तो हमको लगता है कि अरे इनको तो हमारी भाषा नहीं आती है, कुछ बोल नहीं सकते, फिर भी कितने प्रसन्न चित्त हंस रहे हैं। तो उस हंसी को कहा जाता है किलकारी मारना।
यानी ना वो खिलखिलाहट है, जोर से हंसना भी नहीं है और बहुत धीमे से मुस्कुराना भी नहीं है, लेकिन प्रसन्नता को जाहिर करता हुआ एक हंसी का प्रकार, तो उसे हम कहते हैं किलकारी मारना। और उसका एक सीधा सीधा अर्थ निकलता है बहुत खुश होना। तो कवि पद्माकर जी कहते हैं कि बसंत जो है एकदम खुशी खुशी किलकारी मारता हुआ इस प्रकृति पर छा गया है। और बच्चों, यदि इस विषय को थोड़ा सा मैं भूगोल से जोड़ दूं, तो आप सबको मालूम है कि अभी अभी 14 जनवरी में हमने मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। और मकर संक्रांति के त्योहार के पीछे हमारे देश में एक सबसे बड़ी बात है कि सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण मतलब सूर्य उत्तर की दिशा में गमन करते हैं। इसका मतलब हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, 23 साढ़े 23 अंश पे झुकी हुई है। ये थोड़ी सी झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करते करते ऐसी स्थिति में पहुंचती है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के उत्तर में सीधे पड़ने शुरू होती हैं, तो उसे हम कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। तो 14 जनवरी के बाद सूर्य जो है उत्तरायण होने लगते हैं, यानी सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधे पड़ने की शुरुआत हो जाती है। और उसी समय हमारे भारत देश में जो है वो सर्दी का अंत होना हम कहते हैं उसे, सर्दी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और जैसे जैसे सूर्य की किरणों का सीधापन बढ़ते जाता है, हमारे यहाँ गर्मी बढ़ने लगती है, तापमान बढ़ने लगता है। तो जब ये सर्दी का अंत होता है और गर्मी की शुरुआत होती है, तो उस ऋतु को हम कहते हैं बसंत ऋतु। और उस ऋतु में पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं, मौसम एकदम मदमस्त रहता है, न ठंडी न गर्मी, दोनों के बीच की स्थिति रहती है। तो ऐसी बसंत ऋतु का कवि ने वर्णन किया है कि नदी के किनारे केले के वृक्ष, कछार, कुंज, क्यारी, फूल सभी में सुंदर बसंत आ गया है। कहे पद्माकर परागन में पौन हूँ में पानन में पिक में पलासन पगंत है। वाह वाह, मुझे पढ़ने में ही इतना अच्छा लग रहा है। तो पद्माकर जी कहते हैं कि परागों में, फूल के जो पराग होते हैं उनमें, पौन हूँ मतलब पवन में ही, पवन में, पत्तों में, पान पत्ते, पिक कोयल को कहा जाता है संस्कृत में, कोयल, पलासन यानी पलाश के फूल या टेसू के फूल, इसमें बसंत इसमें समा गया है। पद्माकर जी कहते हैं परागन में पौन हूँ में, यानी फूलों के परागों में, आसपास की हवा में, ठंडी हवाओं में, पत्तों में, कोयल के स्वरों में, पलाश के फूलों में, सभी रसलीन होकर झूमने लगे हैं। है ना, पलासन पगंत है, पलाशों के फूल में भी वसंत जो है पग गया है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग जब कोई गुलाब जामुन वगैरह बनाते हैं, बच्चों आपको ध्यान दिया होगा या आपको जानकारी होगी, तो जो उसका हम लोग रस बनाते हैं, शीरा जो बनाते हैं, उसे हम कहते हैं पाक, शक्कर का पाक बनाते हैं ना, चाशनी। तो वो चाशनी में जब वो गुलाब जामुन डूब जाता है तो कैसे वो रसलीन हो जाता है एकदम से। या रसगुल्ला जब चाशनी में डुबाते हैं, हम रखते हैं, तो रसगुल्ला कैसे वो चाशनी में एकदम से उसको दबाओ, रसगुल्ले को तो कितना रस निकलता है, या गुलाब जामुन भी उसी तरह से। तो उसी तरह से जैसे जो ये हमारा बसंत है वो इस तरह से आया है, धरती पर छा गया है कि धरती की सभी चीजें, चाहे वो फूलों का पराग हो, हवा हो, पत्ते हो, पक्षी हो, कोयल हो, टेसू के फूल हो, सभी फूल जो उसमें झूमने लगे हैं रसलीन होकर, यानी वो सब मदमस्त हो गए हैं एकदम बसंत में। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बसंत ऋतु में क्या होता है, ठंडी धीरे धीरे कम हो रही है, यानी ठंडी खत्म नहीं हुई है लेकिन कम हो रही है। गर्मी शुरू हो चुकी है, लेकिन गर्मी शुरू है मतलब एकदम हल्के सी। तो वो एक जो वो उस तरह का जो माहौल होता है ना, बहुत अच्छा लगता है वो। और आप उत्तर भारत में यदि हम जाएं कभी, या पूरे संपूर्ण भारत में भी देखें, और खास करके उत्तर भारत में हम देखें, तो इस समय खेतों में खूब हरियाली छाई रहती है। सरसों के खेत में पीले पीले फूल चारों ओर ऐसे छाए रहते हैं, लगता है कि धरती ने पीली चादर ओढ़ ली हो। तो ऐसा सुंदर वातावरण इस धरती पर छाया रहता है। तो हमारे कवि हैं वो भी इससे अछूते नहीं हैं। वो कहते हैं कहे पद्माकर परागन में पौन हूँ में पानन में पिक में पलासन पगंत है। कछारन मैंने बताया आपको, नदी का किनारा या कगार। कुंजन, कुंज लताओं का कुंज, जहाँ पे बेले और लताओं का एक झुरमुट सी बनी होती है, उसे कुंज कहते हैं। पौन हो पवन, पलासन टेसू के फूल या ढाक के फूल या पलाश के फूल, तीनों एक ही नाम है।
अब आपकी किताब में इस तरह से ये दिया हुआ है, तो आपको यहाँ लिख रहा है पुम, दे, पुम, सम, ये क्या है? तो ये मतलब ये शब्द जो है पुल्लिंग है, देशज शब्द है, यानी बोली भाषा में, गांव की बोली भाषा में बोला जाने वाला शब्द है। मूल शब्द है कछार या किनारा, कगार, ठीक है। कुंजन, उसी तरह से ये पुल्लिंग शब्द है, संस्कृत से आया हुआ शब्द है, इसका अर्थ है कुंज। पौनहू, ये भी पुल्लिंग है शब्द, देशज शब्द है। देसी भाषा में, बोलचाल की भाषा में पवन को पौनहू कहा जाता है। पलासन, ये टेसू के फूल या ढाक के फूल या पलाश के फूल, उनके लिए ये शब्द है पलासन। पिक, पिक मतलब कोयल। द्वार में दिसान में दूनी देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। अब देखो बच्चों, आपको सब जगह ये अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। सभी आपने पिछले पद में भी देखा, उसमें प वर्ग की छटा थी, इसमें द वर्ण की छटा है। द्वार में दिसान में दूनी देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। सब जगह द शब्द है। सोचो कवि के पास कितने शब्द भंडार है और कितने उसने सोचा होगा इस तरह से शब्दों को इकट्ठा करने के लिए कि और एक भी शब्द देखो कोई कठोर शब्द नहीं, एकदम सब शब्द किसे हैं, कोमल शब्द हैं। द्वार में दिसान में दूनी देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। यानी द्वार में, दिसान में मतलब दिशाओं में, दूनी दुनिया में, देश देशन में यानी देश विदेश में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत है। दिगंत मतलब क्षितिज, जहां पर धरती और आकाश मिलते हैं, दिशाओं के पार। दीप दीपन मतलब द्वीपों में, महाद्वीपों में। तो कवि पद्माकर जी कहते हैं, द्वार में दिसान में दूनी देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। यानी द्वार में, दिशाओं में, दुनिया में, देश विदेश में, जहां देखो, द्वीप में, महाद्वीप में, क्षितिज को देखो, यानी इस दुनिया में देखो, अपने आस पड़ोस में देखो, पहले द्वार में यानी अपने घर के पास, दिशाओं में, घर से थोड़ी दूर, घर के चारों ओर दिशाओं में, फिर उससे बड़े हम अपने देश समाज से दूर दुनिया में, देश विदेश में, न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में। फिर देखो द्वीप दीपन में, यानी अपने द्वीप में, महाद्वीपों में, दीपत दिगंत है, क्षितिज को देखो, यानी अब हम अब पृथ्वी के बाहर भी निकल जाएं, क्षितिज भी देखें, जहां धरती और आसमान एक होते हुए हमें दिखाई देते हैं। यानी सब जगह बसंत दीपक की तरह दीप्तिमान हो रहा है। दीपक की तरह मतलब क्या? जब हम दीपक जलाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आसपास का अंधेरा छट जाता है, और दीपक की एक जो रोशनी होती है, दीपक की जो लौ होती है, उसको कभी देखो तो कितनी चमकदार होती है एकदम से। उसका जो तेज होता है, उस लौ की जो आभा होती है, वो बहुत अच्छी लगती है एकदम से। तो कवि कहते हैं, द्वार में दिसान में दूनी देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। यानी हमारी इस पृथ्वी पर, इस सजीव सृष्टि पर, हम न केवल अपने घर के आसपास बल्कि पूरी दुनिया में जो बसंत इस तरह से छाया हुआ है कि चारों ओर का वातावरण एक दीपक की लौ के समान दीप्तिमान हो रहा है, प्रकाशवान हो रहा है। यानी सूर्य का प्रकाश जो है वो बढ़ते जा रहा है। थोड़ा थोड़ा भूगोल भी सोचते रहो साथ साथ में, तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। और इस समय इस चारों तरफ ना आप ध्यान दोगे तो पीले रंग के फूल, जैसे मैंने कहा उत्तर भारत में इस समय सरसों के फूल एकदम खिले रहते हैं। वैसे तो अनेक रंग के फूल इस मौसम में खिलते हैं, लेकिन गेंदे के फूल हो चाहे सरसों के फूल हो, ये चारों तरफ इनके एकदम धरती पर बिछे रहते हैं। इसलिए बसंत ऋतु में खास तौर से पीले रंग का जो महात्म्य है बताया गया है। और हम सब जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनना जो है वो अच्छा माना जाता है। आजकल तो फैशन भी है, और वैसे हमारे हिंदू संस्कृति से ज्यादा हम कहें कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो है, पीले बसंत पंचमी के दिन पीले रंग को पहनना बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रकृति से तारतम्य है। इसमें कोई धार्मिक कारण नहीं है कि हम लोग हिंदू लोग इसको मानते हैं, फलाने नहीं मानते, वो नहीं मानते। इसमें हिंदू और किसी अन्य धर्म का मतलब ही नहीं है। ये प्रकृति का धर्म है। यानी प्रकृति जो है उस समय चारों तरफ रंगीन वातावरण में घुलने लगती है। ठंडी में क्या होता है, बर्फ छाई रहती है, ठंडा मौसम रहता है, लोग अपने घर में ठिठुरे रहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, बसंत में चारों तरफ दीप्तिमान हो रहा है ना,
वातावरण दीप्तिमान हो रहा है, यानी सूर्य की रोशनी बढ़ती जा रही है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, यानी सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर चल रहे हैं। तो हमारे देश में क्या हो रहा है, या जितने भी देश उस समय कर्क रेखा के आसपास होंगे, उन सभी देशों में ये वातावरण छाने लगता है। तो वहां पे पीले रंग की बहार, हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में इस समय पीले रंग के जो फूल है वो चारों तरफ छाए रहते हैं। ऐसा लगता है कि धरती ने पीली चादर ओढ़ ली है। हरे रंग की धरती है, हरे रंग की घास है, मैदान है, उस पे पीले रंग के फूल एकदम से बिछे हुए रहते हैं। इसलिए बसंत ऋतु में, बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। ये पूरी तरह से भौगोलिक परिस्थिति है, पूरी तरह से प्राकृतिक कारण है, तो ये इसलिए अच्छा लगता है वो। और इसीलिए मैंने अपनी स्लाइड भी जो ली है वो पीले रंग से भरी हुई है। आपको चारों तरफ पीले रंग की अलग अलग छटाएं दिखाई दे रही हैं। नवेलिन, नववधु, नई नई दुल्हन, बीथिन, गलियां, दिगंत मतलब क्षितिज, जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। बीथिन में ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरेओ बसंत है। अब देखो यहाँ ब वर्ण है वो चारों तरफ छाया हुआ है। बीथिन मतलब गली, ब्रज ब्रज प्रदेश, नवेलिन नववधु नई दुल्हन, बेलिन यानी बेल, बेल जो लता जो छाई रहती है, जो जो ऐसे कुछ पौधे होते हैं जो गमले में सीधे नहीं होते या जमीन पे सीधे नहीं होते, वो लता की तरह चढ़ते हैं बेल की तरह, तो उसे बेलिन। बनन, वन मतलब जंगल, बागन बाग, बगरेओ यानी बगरना यानी बावरा होकर झूमना, मस्त होना। बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरेओ बसंत है। कवि पद्माकर जी कहते हैं, ब्रज में, गलियों में, नव वधुओं में, बेलों में, वन यानी जंगल में, बाग बगीचों में बसंत, बगरेओ बसंत है। बसंत का प्रभाव छाया हुआ है और ये सभी बसंत के रंग में एकदम मदमस्त हो गए हैं, बावरे हो गए हैं। अब इसके बाद यहाँ हम अब देख रहे हैं, पीला रंग नहीं दिखाई दे रहा है हमें, चारों तरफ हरियाली दिख रही है, हरा रंग है, बारिश भी हो रही है, कुछ बूंदे बरस रही है ना। ये मौसम कौन सा है? वर्षा का मौसम है। तो जो ये हमारा पाठ है वसंत और वर्षा, तो वसंत ऋतु की बात हमने की। अब हम देखते हैं पद्माकर जी वर्षा ऋतु का वर्णन कैसे करते हैं। वर्षा ऋतु में हमारे आसपास कैसा वातावरण होता है। मल्लिक न मंजुल मलिंद मतवारे मिले, मंद मंद मारुत मोहि मन साकी है। अब देखो यहाँ पे म वर्ण है, चारों तरफ म ही म दिखाई दे रहा है। मल्लिक न मंजुल मलिंद मतवारे मिले, मंद मंद मारुत मुहिम मन साकी है। वर्षा के सौंदर्य से भौरे मतवाले हो गए हैं। मलिंद मतलब होता है भौरा, और वातावरण में स्वामी बनकर घूम रहे हैं, यानी भौरा एक बहुत छोटा सा कीटक है, लेकिन उसको लग रहा है, वो ऐसा मतवाला हो गया है बारिश में, उसको लग रहा है कि मैं ही इस सृष्टि का स्वामी हूँ, ऐसे मतवाला होकर घूम रहा है। और ऐसा लग रहा है मानो वे मौसम के स्वामी हो, मालिक हो गए हों। मंद मंद मारुत मुहिम मन साकी है, और सुरभित पवन मंद मंद बहते हुए अपनी इच्छानुसार अपनी दिशा बदल लेता है। कभी एक दिशा में बहता है, कभी दूसरी दिशा में बहता है। आप सबने भी कभी देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है, तो बारिश में जब हवा चलती है, तो कभी एक दिशा से हवा आती है, हम लोग छतरी पकड़ते हैं, अचानक से दूसरी दिशा से पानी आने लगता है कि अभी यहाँ तो छतरी इधर संभालो कि उधर संभालो, ऐसे हमने स्थितियां देखी हैं। तो बारिश के मौसम में हवा भी इस तरह से प्रसन्न है कि वो अपनी प्रसन्नता में अपनी इच्छानुसार घूम रही है, अपनी इच्छानुसार अपनी दिशा बदल लेती है। मलिंद है, एक्चुअली इसका मूल शब्द है मिलिंद। मिलिंद मतलब होता है भौरा। मंजुल मतलब सुंदर, मनोहर, आकर्षक। मारुत मतलब पवन। तो मल्लिक न मंजुल मलिंद मतवारे मिले, यानी जो भौरे हैं वो सुंदर, जो वर्षा के सौंदर्य से मतवाले हो गए हैं। वर्षा का मौसम में कैसा सौंदर्य है कि चारों तरफ पानी बरस रहा है, पेड़ पत्ते एकदम नहा चुके हैं, उनके ऊपर जो भी धूल मिट्टी का एक कण नहीं है उनके ऊपर, तो बहुत साफ सुंदर दिखाई दे रहे हैं। वातावरण एकदम ठंडा है क्योंकि अच्छी हवा बह रही है, और भौरे एकदम मतवाले हो गए हैं। तो
मल्लिक न मंजुल मलिंद मतवारे मिले, मंद मंद मारुत मुहिम मनसा की है। हवा की जो मन है वो भी बदल गया है। हवा भी ऐसे अभियान पे निकल चुकी है कि उसको अब किसी की परवाह नहीं है, वो अपनी इच्छा अनुसार बह रही है। कहे पदमाकर त्यों नदन न दीन नीत, नागर नबेलिन की नजर नशा की है। पद्माकर जी कहते हैं कि नद यानी सागर, नदी, नदी हम सब जानते हैं। नद मतलब जो बहुत बड़ा पानी का भंडार है, तो यहाँ पर उसको हम सागर से उसका अर्थ लेते हैं। तो कवि कहते हैं कि नदी में, सागर में, नव वधुओं में, नगर की नव वधुओं में, नागर मतलब नगर में रहने वाली, नबेलिन नव वधुएं, तो नगर में रहने वाली जो नव वधुएं हैं उनकी आंखों में नशा सा छा गया है। बारिश के कारण एकदम मौसम इतना बदल गया है कि नदी, नदी यानी सागर, महासागर, नदियां, सब ये एकदम उफान पर हैं। आप देखते हो नदी में कितना पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे। समंदर में भी हमने देखा है कि ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं एकदम से, हवा तेज रहती है। तो कवि कहते हैं कहे पदमाकर त्यों नदन नदीन नित, नागर नबेलिन की नजर नसा की है। बारिश हो रही है। दौरत दरेर देत दादुर सो दुंदे दीह, दामिनी दमंकत दिसान में दशा की है। देखो अब यहाँ पे द वर्ण है, ये जो बार बार आया हुआ है, द वर्ण की छटा है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पद्माकर जी ने किसी पद में प वर्ग लिया है, किसी में द लिया है, किसी में म वर्ण लिया है ना, अलग अलग वर्ण जो लिए हैं और वही वर्ण पूरे पद में छाया हुआ है। दौरत दरेर देत दादुर सुदुंदय दीह, दामिनी दमकतन दिसान में दशा की है। यानी मेढक, दादुर मतलब होता है मेढक। मेढक जो है एक दूसरे को धकियाते हुए दौड़ रहे हैं, टर टर की आवाज कर रहे हैं और एक दूसरे को धक्का देते हुए दौड़ते जा रहे हैं। यानी बारिश का इतना असर है उनके ऊपर, और ऐसा आवाज निकाल रहे हैं टर टर, ऐसा लग रहा है मानो आसमान में दुंदुभी बज रही है। दुंदुभी एक वाद्य होता है जो स्वागत में बजाया जाता है। दसों दिशाओं में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, बिजली चमक रही है। दामिनी मतलब बिजली, दिशान मतलब दिशा, दमकत मतलब दमकना, बिजली का चमकना उसको कहते हैं। दौरत दरेर देत, दरेर मतलब एक दूसरे को धकियाते हुए। तो यहाँ पर मेढक एक दूसरे को धकियाते हुए टर टर की आवाज निकाल रहे हैं, और उनकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है मान लो आसमान में दुंदुभी बज रही है। दसों दिशाओं में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है। कुल मिलाकर एक मनमोहक वातावरण तैयार हुआ है। बदलनी बुंदनी बिलो की बगुलात बाग, बंगलान बलिन बहार वर्षा है। अब देखो यहाँ ब वर्ण को लिया है, अब सारे जो शब्द हैं ब से आए हुए हैं। बादल की बूंदों को देखकर नदी, तालाब के बगुलों की बागों में बहार सी आ गई है। यानी नदी तालाब में जो बगुले हैं वे आसपास घूम रहे हैं। जैसे बाहर आने पे क्या होता है, हम लोग बोलते हैं क्या बाहर छा गई है, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा हो रही है। तो बादल की जो बूंदे हैं उन्हें देखकर नदी में रहने वाले बगुले, तालाब में रहने वाले बगुले, इनमें बाहर सी आ गई है और ये चारों तरफ दिखाई देने लगे हैं। वर्षा की बहार देखकर ऐसा लगता है मानो सबको प्रकृति ने खुशियों की भेंट दे दी है। जैसे खुशियों का उपहार बांट दिया है प्रकृति ने, सब खुश हैं। नदी खुश है, तालाब खुश है, बाग बगीचे खुश हैं। सब क्यों खुश हैं? क्योंकि पानी मिल रहा है। हम सब जानते हैं जल ही जीवन है। तो ये पानी जो हमें मिल रहा है प्रकृति से, ये इस अनमोल सौगात को पाकर सभी एकदम प्रसन्न हैं। तो कवि कहते हैं बदलनी बुंदनी बिलो की बगुलात बाग, बंगलान बलिन बहार बरसा है। तो इसमें हमने इस सभी छंदों में हमने क्या देखा कि किसी छंद में कवि ने एक ही वर्ण से सारे शब्द लिए हैं, दूसरे छंद में दूसरा कोई एक वर्ण है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ब वर्ण से लिया है, इसके पहले हमने देखा प वर्ण से लिया है, एक के पहले हमने देखा द वर्ण है। तो ये जब हम किसी भी वाक्य रचना में जब किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे बहुत फेमस एक लाइन है, आप सभी को याद होगी, कौन सी लाइन है? अब आप लोग याद करो, जिसमें एक ही
वर्ण का प्रयोग बार बार हुआ है, मैं बताती हूँ लास्ट की स्लाइड में आपको, तब तक आप लोग सोचते रहो। कछारन, किनारे, कगार, कुंजन, कुंज, पौनहू, पवन, पलासन, टेसु या ढाक या पलाश के फूल, नवेलिन, नववधु, मंजुल ये विशेषण है, इसका मतलब होता है सुंदर, मनहरण, दौरत दौड़ती है, दामिनी बिजली, बुंदनी बूंद, मलिंद यानी मिलिंद भौरा, बीथिन मतलब मैंने बताया गलियां, दिगंत क्षितिज जहां दिशाओं का अंत होता है वो उसे कहते हैं दिगंत, दिक अंत दिगंत। अब हम देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में दी हुई कुछ कृतियां। कविता में वर्णित इनसे प्रभावित क्षेत्र, यानी बसंत और वर्षा, इन दो ऋतुओं से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं जो आपकी इस कविता में दिए हुए हैं। तो देखते हैं, बसंत में कछार है जो इनसे प्रभावित है। कूलन में, कुंजन में, केली में, कछारन में, हमने पहला देखा था ना, कूलन में, केली में, याद है ना वो पद। तो उसमें हम कछार, कुंज, दिशा, दिगंत ये सब जगह बसंत छाया हुआ है। अब वर्षा के लिए देखते हैं, नजर, नद, नदी, बाग ये सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर वर्षा ऋतु का प्रभाव दिखाई दे रहा है। अगली कृति है, निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त शब्द लिखिए। अच्छा, पवन शब्द के लिए कविता में क्या शब्द आया हुआ है? तो पवन के लिए आया है क्या, सोचो जरा। इसी तरह से बारिश के लिए, मेढक के लिए और पत्ते के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं पवन के लिए मारुत, बारिश के लिए बरखा, मेढक के लिए दादुर, दादुर मोर पपीहा बरसे, हमरा जीरा हर सारे, दादुर मोर पपीहा हर से, हमरा जीरा हर सारे, जल से भर गए ताल तलैया, झूम के सावन बरसारे। यानी बारिश का मौसम है, सावन का महीना, तो दादुर मोर यानी मेढक, मोर, पपीहा ये सब खुश हो जाते हैं। और पत्ता पान। अब आया, एक ही वर्ण का प्रयोग करते हुए अर्थपूर्ण शब्दों की रचना कीजिए तथा उनसे वाक्य तैयार कीजिए। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। प वर्ण आया है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ये भी है, ख से आ गया है। इसी तरह से आप लोग एक बोलते थे पहले, बहुत याद होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, है ना। ये हम लोग, जब मैं छोटी थी ना तो हम लोग अपने स्कूल में बोलते थे, आप लोग भी बोलते थे, बोलते रहे होगे। और एक है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। इसमें समझ शब्द का प्रयोग बार बार किया है। तो ऐसे ही आप लोग भी कोई वाक्य बनाओ जिसमें एक ही वर्ण का प्रयोग करते हुए और अर्थपूर्ण शब्दों की रचना होनी चाहिए। हाँ, मैंने आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए हैं, अब आप लोग बनाएंगे। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।